नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम शुरू करेंगे गुलाम वंश पर। गुलाम वंश से शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी कब आया, कैसे आया और किस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो सल्तनत काल शुरू करने से पहले मैं आपको मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। बात करते हैं गौरी कब से लेकर कब तक भारत का शासक रहा, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करें गौरी में से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया। तो गौरी का भारत पर जो प्रथम आक्रमण है वो हुआ है 1175 में। कहां पर हुआ है? मुल्तान पर हुआ है। कहां पर हो गया? मुल्तान पर हो गया, जिसमें इसको विजय प्राप्त हुई है। यहां से काफी लूटपाट करके धन लेके गया है। उसके बाद में इसका दूसरा और प्रमुख आक्रमण है जो कब हुआ है? 1178 पर हुआ। 1178 में इसमें गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात आक्रमण। गुजरात का शासक था भीमदेव द्वितीय। तो हम कह सकते हैं मोहम्मद गौरी वर्सेस भीमदेव सेकंड। कई विद्वान इसका नाम मूलराज भी बताते हैं फ्रेंड्स, पर अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो अपने को भीमदेव द्वितीय ही करना है। और इस युद्ध में आपका भीमदेव विजयी रहा और मोहम्मद गोरी पराजित होकर लौट गया। तो हम कह सकते हैं कि यह मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। थोड़ी सी बात हम पृथ्वीराज की कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहले हम थोड़ा सा इस युद्ध से पहले मैं आपको पृथ्वीराज चौहान की पर्सनल डिटेल के बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या देखना है अपने को? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिटेल हम किसके बारे में देख लें? पृथ्वीराज चौहान के बारे में देख लेते हैं। यूं कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के समय भारत की स्थिति क्या थी, तो उसके अंतर्गत ये हम देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान इस राजवंश में इसी नाम से ये तीसरा शासक है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको कहते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड या पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इस पृथ्वीराज चौहान थर्ड या तृतीय का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो बात करते हैं कि इसका शासनकाल रहा है 1177 ईस्वी से, जो कब तक चलता रहा है? 1192 ईस्वी तक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसका जन्म कब हुआ। थोड़ा थोड़ा प्रमुख बातें देखते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के जन्म की बात करें तो जन्म हुआ है 1166 ईस्वी में, 1166। देखो, साम्राज्य स्थापित हो रहा है 1177 और जन्म हो रहा है 1166, राइट। उसके बाद में बात करते हैं इसके पिता के नाम की। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम था, क्या नाम था फ्रेंड्स? सोमेश्वर चौहान। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनकी माता जी की। तो माता का नाम है कर्पूरी देवी। उसके बाद बात करते हैं पत्नी की। तो पत्नी है संयोगिता, जो कि कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की पुत्री है। पुत्र का नाम है गोविंद राज। ठीक है। उसके बाद में अभी हम और बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान में से आगे चलते हैं।
हेडिंग अपने पृथ्वीराज ही लगा रखी है फ्रेंड्स। क्या देखते हैं हम आगे? पृथ्वीराज के स्वयं की उपाधि या उपनाम। राय पिथोरा एवं दलपुंगल। दलपुंगल का मतलब होता है पूरी सेना को, सेना कहते हैं दल को, पुंगल का मतलब रोकने वाला, हराने वाला, पूरी सेना को अकेला हरा देने वाला अर्थ होता है इसका। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के मित्र व दरबारी कवि या चारण कवि भी हम कह सकते हैं, तो उसका नाम है चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो डिंगल भाषा में लिखी गई। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। ठीक है, तो अन्य प्रमुख कवि है जयानक। जयानक की किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय। अन्य प्रमुख कवियों में अगर हम नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं विद्यापति गूढ़, वागीश्वर, जनार्दन आदि। चलिए एक बार पृथ्वीराज के बारे में मैं शुरू से दोबारा बता दूं आपको थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, तो पृथ्वीराज चौहान की हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान इसी राजवंश में इस नाम से शासक बनने वाला तीसरा शासक है, इसलिए हम इसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहते हैं फ्रेंड्स। इसका शासन काल है 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। ठीक है, इसका जन्म जो हुआ, पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 1166 ईस्वी में हुआ है। इनके साम्राज्य में इस समय सांभा, अजमेर और दिल्ली तीनों साम्राज्य आते थे दोस्तों। इनके पिता का नाम है सोमेश्वर चौहान, माता का नाम है कर्पूरी देवी, पत्नी है संयुक्ता जो कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी, और स्वयंवर में से इसको भगाकर लेकर आए थे, और एक गंधर्व विवाह था, प्रेम विवाह था दोस्तों। ठीक है, और पुत्र का नाम है गोविंद राज जो आगे चलकर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करेगा फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन बात कर चुके हैं कि स्वयं पृथ्वीराज चौहान की प्रमुख उपाधि है राय पिथोरा और दल पुंगल। दल पुंगल का मतलब होता है पूरी सेना को अकेला जीतने वाला या हराने वाला। ठीक है, मित्र और दरबारी कवों में सबसे प्रमुख नाम आता है चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई जो इसका मित्र भी था, चारण कवि भी था दोस्तों। इसने जो बुक लिखी उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो दोस्तों डिंगल भाषा में लिखी हुई है। मारवाड़ी भाषा के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। राजस्थान में मुख्यतः दो साहित्यिक रूप चलते हैं, डिंगल और पिंगल। चलिए उसके बाद में प्रमुख कवि बात करते हैं। दरबारी कवि वो था जयानक, और जयानक की किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय। इसके अलावा अन्य कवियों में हम विद्यापति गूढ़ का नाम दे सकते हैं, वागीश्वर का नाम दे सकते हैं, जनार्दन का नाम दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ प्रमुख बातें थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े जाने वाले युद्धों की। तो दोस्तों अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो की, या यूं कहें कि चंद्रबरदाई की, तो चंद्रबरदाई ने ऐसा कहा है, कैसा कहा है? ऐसा कहा है दोस्तों कि पृथ्वीराज और गौरी के मध्य एक बार नहीं बार बार लगातार 17 बार युद्ध हुए हैं, और 16 बार लगातार सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया है दोस्तों। तो इससे यह पता लगता है कि हो सकता है इन दोनों के बीच छुटपुट मुठभेड़ें हुई हों, पर अगर हम बड़े युद्धों की बात करें दोस्तों तो बड़े युद्ध दो ही हुए हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो अब हम बात कर लेते हैं सीधा सीधा बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध।
तराइन का प्रथम युद्ध कब हो रहा है? 1191 ईस्वी में हो रहा है दोस्तों। तराइन वर्तमान राजस्थान में, सॉरी, वर्तमान भारत के हरियाणा में, और जब लगभग बड़े युद्ध के मैदान हरियाणा में ही दोस्तों, चाहे तराइन की बात कर लें, चाहे कुरुक्षेत्र की बात कर लें, और भले ही आप पानीपत की बात करें, सब के सब युद्ध के मैदान हरियाणा में हैं। तो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आपके तराइन के प्रथम युद्ध की। तो किस किस के बीच में हुआ है? तो देखिए, एक तरफ है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और दूसरी तरफ है, कौन है? मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। आपको पता है दोस्तों, गौरी गजनी से आया था, लेकिन इसका महमूद गजनवी से कोई संबंध नहीं है। ये संशबनी वंश से संबंधित था। कौन से वंश से? संशबनी वंश से संबंधित था दोस्तों। तो ये युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज के प्रमुख सेनापति माने जाते हैं कि मैन थे, वीर थे। कौन कौन थे? मैं नाम बता देता हूं उनका आपको। तो दो प्रमुख सेनापति थे इसके, एक था खांडेराव और दूसरा था चामुंडराय। तो खांडेराव और चामुंडराय दो प्रमुख सेनापति थे, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, और पराजित होकर हिंदुस्तान से दोस्तों भाग गया, पलायन कर गया। यही पृथ्वीराज का सबसे बड़ा दोष बताया जाता है कि जब उसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, उसे पराजित कर दिया था, तो उसे बंदी बनाकर मार देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ऐसा कहते हैं कि उसके राजपूती शान का हवाला दे दिया गया उसे, कि राजपूत निहत्थे पर वार नहीं करते हैं। ऐसी ही बात के कारण उसने अपने पुरखों की मर्यादा के कारण इसे जीवित लौट जाने दिया, और मोहम्मद गौरी के हौसले बढ़ गए, और अगली बार लगभग 1 साल बाद दोबारा इसी मैदान में वो सामना करेगा। लेकिन इस युद्ध में कौन जीत गया दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी हो गए। अब हम बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की। लगभग 1 वर्ष बाद उसी मैदान में फिर गौरी की सेना आ डटी है दोस्तों। ठीक है, कौन आ डटी है? गौरी की सेना आ डटी है। अब क्वेश्चन यह आ जाता है कि पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी को किसने आमंत्रित किया? तो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल ने आमंत्रित किया था दोस्तों। किसने आमंत्रित किया था? जयचंद गढ़वाल ने आमंत्रित किया था। तो अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तराइन के द्वितीय युद्ध की। सेम है, किस किस के बीच में? एक तरफ है आपके सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और दूसरी तरफ है मोहम्मद गौरी। इस युद्ध के बारे में चंद्रप्रदाय लिखता है कि महाराज को धोखे से बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाने के बाद में उनकी आंखें फोड़ दी गई। उन्हें सुनसान स्थान पर जंगल में कहीं खंडर में ले जाया गया, काबुल ले जाया गया, और वहां महाराज को बंदी बनाकर रखा गया। चंद्रप्रदाय कहता है आगे कि जब महाराज को मारने वाले तो मैंने कहा, मैंने मतलब चंद्रप्रदाय ने कहा, क्या कहा चंद्रप्रदाय ने? कि हे सुल्तान, भले हम और हमारे महाराज युद्ध हार गए, भले धोखे से तुम ये युद्ध जीत गए हो, लेकिन हमारे महाराज तब भी वीर थे और अब भी वीर थे। तो कहते हैं कि इस समय अब कहा गया इसको कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम? तो कहते हैं कि क्या कहा, किसने क्या कहा, बात कर रहे हैं हम। चंद्रप्रदाय ने कहा कि हमारे महाराज शब्दभेदी बाण चला सकते हैं। बोले शब्दभेदी क्या होते? तो बोले जब आवाज सुनकर जिस दिशा में बाण चलाया जाए, या कोई वस्तु बता दी जाए कि कितने डिग्री के कोण पर रखी हुई है, तो उस स्थिति में भी वो सटीक निशाना साध सकते हैं। जब उनकी आंखें हुआ करती थी तो आंखों की काली पट्टी बांधकर ऐसा निशाना साधते थे, और अब वो अंधे हैं फिर भी वो ये निशाना साध सकते हैं, ऐसा चंद्रप्रदाय ने कहा। तो सभी दरबारियों को आश्चर्य हुआ, और उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हो जाए भाई, देख लेते हैं। तो कहते हैं कि महाराज को खड़ा कर दिया गया। तो मान लो इस तरीके से पृथ्वीराज खड़े हैं, और उनके मूछे भी हैं भाई। क्या है? मूछे भी हैं। ये खड़े हो गए भैया महाराज, ठीक है। और उनके हाथ में क्या दे दिया गया? धनुष दे दिया गया दोस्तों। ज्यादा भारी तो नहीं हो गया? और ये धनुष पकड़ लिया भैया महाराज, ठीक है।
और एक ऊंचे स्थान पर बैठ गया है गौरी। ये बैठ गया भैया, बड़ा खुश है और ऐसे टांग पे टांग रख के टशन में बैठा हुआ है, और बीच में कोई लोकेशन टांग दी गई कि ये ले भैया। कहते हैं मोहम्मद चंद्रप्रदाय कहता है कि मोहम्मद गौरी को मारवाड़ी नहीं आती थी, इसका मुझे फायदा मिला और मैंने एक डायलॉग मार दिया। क्या डायलॉग मार दिया उसने, तो इधर लिखता हूं कि उसने क्या लिख दिया। उसने लिखा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर बैठा सुल्तान या सुल्तान और मत चूके चौहान। तो कौन बोल रहा है? चंद्रोदय कह रहा है कि मैंने क्या बोल दिया कि 4 बार 24 गुज अंगल प्रमाण ता ऊपर बैठा शैतान और मत चूके चौहान। और कहते हैं कि चौहान ने उठाया और तीर दे मारा दोस्तों, और तीर कहते हैं कि निशाने पर लग गया, गोरी से घायल हुआ पर मरा नहीं। लेकिन इस युद्ध के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान नहीं रहे, वीरगति को प्राप्त हो गए। और कहते हैं कि आपके चंद्रप्रदाय के साधुरी ग्रंथ को पूरा भी उसके पुत्र ने किया। तो अगर मैं सीधा सीधा लिख दूं तो इस युद्ध के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हो गए। और युद्ध कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी विजयी रहा। ठीक है। कहते हैं कि इसके बाद इनके पुत्र गोविंदराज ने अधीनता स्वीकार कर ली थी और कुछ समय तक अजमेर पर शासन किया। लेकिन उसके बाद में अगला युद्ध हुआ। पहले इससे पहले मैं बता दूं कि इस युद्ध में और क्या क्या कहानी देखने को मिलती है फ्रेंड्स। 1192 ईस्वी में शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में, इसी साल की बात कर रहा हूं, इसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। शासनकाल में कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रथम बार, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पहली बार भारत कब आए? अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो पहली बार भारत आए कब आए? 1192 ईस्वी में आए। दूसरा प्रश्न आता है किसके शासनकाल में आए? तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए। किसके साथ आए? तो मोहम्मद गौरी की, या मोहम्मद गौरी की सेना के साथ आए। तो ऐसा भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है फ्रेंड्स। उसके बाद अपन बात करते हैं कि और क्या हुआ। उसके बाद में गौरी ने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया, लेकिन अभी एक ताकतवर शासक बाकी था जिसका नाम है जयचंद गढ़वाल, जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है। एक दिन वो स्वयं बिगड़ जाता है। हमें पता है पृथ्वीराज चौहान पर गौरी को आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? जयचंद गढ़वाल ने आक्रमण आमंत्रित किया था। तो अब हम अगला युद्ध देखेंगे फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं चंद्रावर का युद्ध। तो 1194 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच में हुआ देख लेते हैं। तो एक तरफ तो है मोहम्मद गौरी, और दूसरी तरफ है जयचंद गढ़वाल फ्रॉम कन्नौज। और इस युद्ध में दोस्तों क्या हुआ? इस युद्ध में
जयचंद पराजित हुआ और गौरी जीत गया। और जयचंद इस युद्ध में पराजित ही नहीं हुआ, अपितु मारा गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस युद्ध में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो। इसके बाद गौरी ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रांतों का सेनापति अपने गुलाम, इस युद्ध के बाद क्या किया गौरी ने? अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रांतों का सेनापति अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया और स्वयं लौट गया। तो अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रांतों का सेनापति किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया और गौरी स्वयं गजनी लौट गया। फिर वापस आएगा, कब आएगा देखते हैं। तो इस युद्ध के बाद में ये चला गया है। फिर हम आगे की बात करते हैं। 1205 में खोखरों ने विद्रोह कर दिया दोस्तों। खोखर जाटों में होते थे, तो खोखरों के विद्रोह में गोरी वापस आया है। और खोखरों के विद्रोह में गोरी क्या हो गया दोस्तों? कौन? मोहम्मद गौरी घायल हो गया। और सीधी सीधी कह दूं बात, तो मोहम्मद गौरी की अगर मृत्यु पूछ ले तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में। कब हुई? 1206 ईस्वी में। दोस्तों जब गौरी की मृत्यु हुई, उसके कोई औलाद नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसलिए इसका उत्तराधिकारी गौर का, गजनी का शासक, संशबनी वंश का शासक कौन बना? इसका भतीजा बना, जिसका नाम है गयासुद्दीन गौरी।